नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों से। बीजेपी ने उत्तराखंड में मिशन 2022 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी को लेकर रुड़की में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बूथ बूथ जाकर शक्ति केंद्र कार्यशाला आयोजित की और लोगों को सरकार के जरिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में अवगत कराया गया और आगामी विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में एक बार फिर बीजेपी का परचम लहराते हुए जोर दिया है। तो रुड़की में मिशन 2022 की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है। बूथ स्तर तक कार्यशाला का आयोजन किया गया। सरकारी योजनाओं से लोगों को रूबरू कराया गया है। आपको बता दूं कि 2022 बेहद नजदीक है। ऐसे में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। सभी पार्टियां अपने अपने स्तर तक लगातार कोशिश कर रही है और इसी सिलसिले में बीजेपी लगातार कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रही है। कार्यकर्ताओं से लगातार ये अपील की जा रही है कि वो बूथ स्तर तक जाएं, जन जन तक पहुंचे, जो भी सरकार की योजना है उससे लोगों को रूबरू कराएं। आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और ये सबसे बड़ी पार्टी इसीलिए है कि इसका हर कार्यकर्ता ऊर्जावान है और अपने कर्तव्यों को समझता है। भारतीय जनता पार्टी ने मिशन फतेह 2022 चुनाव अभियान शुरू कर दिया है। उसके तहत भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले अपने सबसे नज़दीकी और सबसे निचले पायदान बूथ, जिसको पार्टी मजबूत करना चाहती है, बूथ स्तर से पार्टी ने अपना अभियान शुरू किया है। इससे बूथ अध्यक्षों को और कार्यकर्ताओं को जोड़ के पार्टी ने मिशन फतेह 2022 की शुरुआत कर दी है। कुछ लोगों को ये भ्रम था कि भाजपा सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है, मुसलमानों को नज़रअंदाज करती है, लेकिन भाजपा सबको साथ लेके चलती है। आज मुस्लिम समाज जागरूक हो चुका है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी अरशद हुसैन मेरे साथ जुड़ गए हैं। अरशद, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? लगातार हम देख रहे हैं कि बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही है। 2022 की तैयारियां में भी लगातार बीजेपी जुटी हुई है। हाँ बिल्कुल, अगर देखा जाए तो 2022 के चुनाव को लेकर बीजेपी ने फिर एक बार कमर कस ली है और कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बूथ लेवल पर सभी कार्यकर्ताओं को कमर कसने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा गया है कि अब तक ये तैयारी पूर्ण रूप से कर लें और तमाम क्षेत्रों में जाकर प्रचार प्रसार करें और लोगों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ खींच कर लाएं और उनको इसके फायदे बताएं। और कहीं ना कहीं एक तरह से काफी जो है, अगर कहा जाए तो काफी इन लोगों को सहयोग भी मिल रहा है। तो उम्मीद है कि अभी और भी कार्य इसी तरह की कार्यशैली की जाएगी और आगे भी जो है चुनाव प्रचार के लिए तैयारी की जाएगी। बिल्कुल अरशद, लेकिन देखा जाए जिस तरह से बीजेपी बूथ स्तर की तैयारी कर रही है, विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच अब मिशन 2022 की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है। शक्ति केंद्र कार्यशाला का आयोजन यहाँ पर किया गया। इससे कार्यकर्ताओं को क्या कुछ समझाया जा रहा है? किस तरह से वो जनता के बीच जाएंगे? किस तरह से तमाम योजनाओं के बारे में जनता को रूबरू करा सकते हैं? देखिए, अगर बात की जाए तो चुनाव की तैयारी को लेकर तमाम पार्टियां, अगर उत्तराखंड की खासतौर पर बात करें तो आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर अब बड़े लेवल से तैयारी में जुटी हुई है। तो उसी को लेकर कहीं ना कहीं मुस्लिम प्रत्याशियों को भी अपनी तरफ झुकाव किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि पार्टी प्रथम एक ही समुदाय की पार्टी नहीं है बल्कि मुसलमानों की भी ये हितैषी है। तो इन लोगों को भी पार्टी की तरफ जागरूक होना और पार्टी की तरफ आना बहुत जरूरी है। तो इसी बात को लेकर अल्पसंख्यक लोगों की तरफ भी अगर बात की जाए तो उनको भी खींचने की कोशिश की जा रही है और उनसे भी बातचीत की जा रही है और उनको भी पार्टी की जो है रूपरेखाएं समझाई जा रही है। बिल्कुल, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। रुड़की में मिशन 2022 की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है। बूथ बूथ पर कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है ताकि लोगों तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाया जाए और लोगों को अवगत कराया जाए। उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट ने मसूरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र की मजबूती में पंचायतों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पंचायतें विकास की बुनियाद के साथ साथ लोकतंत्र की मजबूत आधारशिला भी है। उन्होंने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष के जरिए देहरादून में पंचायत प्रतिनिधियों को एक सेमिनार में प्रशिक्षण देने का काम किया गया, जिसमें लोकसभा के कामकाज पर जानकारी दी गई। पंचायत प्रतिनिधि जिन्होंने ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के सदन को चलाना है, उनको उस सदन को चलाने का
प्रशिक्षण देना चाहिए था, न कि लोकसभा के सदन चलाने की जानकारी। पंचायत प्रतिनिधियों को चाहिए कि वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़े। तो मसूरी में पंचायत सेमिनार पर कांग्रेस का तंज देखने के लिए मिला है। पंचायत चलाने का प्रशिक्षण देना चाहिए, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। सेमिनार में लोकसभा सदन की जानकारी दी गई है। पंचायत प्रतिनिधि अधिकारियों की जो लड़ाई है वो लड़े, जितने भी अधिकार हैं उनकी लड़ाई उन्हें खुद लड़नी चाहिए। पंचायतें लोकतंत्र का मजबूत आधार हैं। पंचायतें विकास की बुनियादी इकाई हैं और ऐसे में जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं, अगर उनको हम उनके कामकाज का जो विभागीय कार्यप्रणाली उसका समय पर प्रशिक्षण देंगे तो हम अपना कामकाज ठीक तरीके से कर पाएंगे। लेकिन जब से भाजपा सत्ता में आई है तो वो पंचायत के प्रतिनिधियों का जो चुनाव पिछले 19 नवंबर में हुआ था, 1 साल से ज़्यादा समय हो गया, अब तक पंचायत के प्रतिनिधियों को उनके कामकाज का प्रशिक्षण न दे करके और लोकसभा अध्यक्ष आकर के कहते हैं कि लोकसभा कैसे चलती है इसका प्रशिक्षण हम पंचायत के लोगों को देंगे, इसका औचित्य क्या है। देखिए, पंचायत के प्रतिनिधि को ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का सदन चलाना है। तो ऐसे में आप उस प्रशिक्षण को तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन लोकसभा का सदन कैसे चलेगा ये प्रशिक्षण दे रहे हैं, इसका औचित्य क्या है, ये मेरी समझ से बाहर है। उसके अलावा दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि जो 29 विषय 73वें संविधान में पंचायतों के अधीन किए जाने थे, 4 साल में इस सरकार ने उस पर कोई बात नहीं की। उसके अलावा तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि मनरेगा में 2018 और 19 में जो मटेरियल कंपोनेंट है उसका भुगतान अब तक नहीं हुआ। कई करोड़ रुपया जो है कि लोगों की देनदारी बाकी है, जो पुराने प्रतिनिधि वो परेशान है। और उसके साथ साथ इस समय जब राज्य में बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार होकर के घर आए, तो ऐसे में पंचायत में मनरेगा के बजट में बढ़ोतरी करके जो पंजीकृत श्रमिक परिवार हैं उनको 100 दिन के रोजगार के लिए बजट की व्यवस्था होनी चाहिए थी। अभी राज्य सरकार कुल 34 दिन का औसत बजट दे रही। तो ये सब बातें भाजपा लगातार पंचायतों को कमजोर कर रही है, पंचायत प्रतिनिधियों को कमजोर कर रही है और जुमलेबाजी करके उनको गुमराह भी कर रही है। कोई खास कार्यक्रम चमोली में जिला अस्पताल समेत 10 स्वास्थ्य केंद्रों पर कोविड वैक्सीनेशन के ड्राई रन का रिहर्सल किया गया, जहां कोल्ड चेन की व्यवस्थाओं, पॉइंट से बूथ तक वैक्सीन पहुंचाने और टीकाकरण समेत कई तरह की व्यवस्थाओं को परखा गया। कोविड वैक्सीनेशन पूर्वाभ्यास के लिए शासन की गाइडलाइन के अनुसार जिला प्रशासन ने जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, पर्यवेक्षक और हेल्थ वर्कर्स की पर्याप्त संख्या में तैनाती की गई थी। तो चमोली में वैक्सीनेशन के लिए ड्राई रन का रिहर्सल किया गया। टीकाकरण समेत सभी व्यवस्थाओं को परखा गया है। अधिकारियों की मौजूदगी में अभ्यास किया गया। टीकाकरण कैसे होगा, वहां की व्यवस्थाएं कैसी होंगी, वैक्सीन केंद्र तक कैसे पहुंचेगी, सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, तमाम चीजों को परखा गया है। तो चमोली में अधिकारियों की मौजूदगी में पूर्वाभ्यास किया गया। वैक्सीनेशन के लिए ड्राई रन का रिहर्सल किया गया है। तो आपको बता दूं कि पूरे देश में ड्राई रन का रिहर्सल लगातार किया जा रहा है। उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में भी ड्राई रन का रिहर्सल किया गया। टीकाकरण समेत सभी व्यवस्थाओं को परखा गया है। अधिकारियों की मौजूदगी में सभी अभ्यास किया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के गृह क्षेत्र के सतपुली में 3 स्वास्थ्य केंद्रों में कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियों को लेकर ड्राई मॉक टेस्ट किया गया, जिसको लेकर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी आरती बहल ने बताया कि मॉक टेस्ट में कोरोना वैक्सीनेशन में उपयोग होने वाले सभी संसाधनों को देखा गया, जिससे कि वैक्सीनेशन को सुरक्षित रूप से ज्यादा लोगों को लाभान्वित किया जा सके। वहीं उप जिलाधिकारी सतपुली संदीप कुमार ने बताया कि मॉक टेस्ट में सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों ने कोरोना वैक्सीनेशन में आने वाली कमियों को पहचाना और उसे दूर करने की कोशिश भी की। तो पौड़ी में सतपुली में वैक्सीनेशन के लिए मॉक टेस्ट किया गया है। तीनों केंद्रों पर मॉक टेस्ट किया गया, वैक्सीनेशन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया है। साथ ही साथ ये कहा गया है कि जो भी व्यवस्थाएं हैं वो पूरी कर ली गई हैं और जो भी खामियां थी उन्हें भी लगातार दुरुस्त किया जा रहा है। तो पौड़ी की तस्वीरें आप देखेंगे जहां पर वैक्सीनेशन को लेकर मॉक टेस्ट किया गया। सतपुली में 3 स्वास्थ्य केंद्र हैं जहां पर मॉक टेस्ट किया गया। क्या व्यवस्थाएं थी और किस तरह की तैयारियां हैं, इन सभी चीजों का जायजा लिया गया। प्रदेश भर में कोविड-19 की रोकथाम हेतु एक डमी टीकाकरण कार्यक्रम ड्राई रन सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। ड्राई रन के लिए जिला पौड़ी गढ़वाल से 11 सेशन साइटों का चुनाव हुआ था, जिसमें से 3 सेशन साइट तहसील
तहसील सतपुली एवं चौबट्टा खाल में आती हैं, जहां पर यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित हुआ है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भविष्य में होने वाले कोरोना वैक्सीनेशन में जो चुनौतियां आने वाली हैं तथा समस्याएं आने वाली हैं उनको समझना तथा उनका समाधान या निराकरण करना। जोशीमठ में भारी बर्फबारी के बाद बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर आवागमन बाधित है। आखिरी छोर बद्रीनाथ माणा तक बीआरओ की टीम सड़क से बर्फ हटाने में मुस्तैदी से जुटी हुई है। दरअसल बद्रीनाथ धाम में शीतकाल में कपाट बंदी के बाद भी माणा चौकियों पर तैनात सेना के जवानों के लिए राशन की आपूर्ति सहित अन्य जरूरतों को देखते हुए सड़कों को खंगालने की जरूरत होती है, जिस काम को बीआरओ बखूबी निभा रहा है। जोशीमठ की तस्वीरें आप देखेंगे। बर्फबारी से नेशनल हाईवे पूरी तरह से जाम है। बर्फ हटाने में बीआरओ की टीम जुटी हुई है। सेना के लिए राशन पहुंचाने में काफी दिक्कतें आ रही थी, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे पर जो भी बर्फबारी की वजह से जाम लगा हुआ है उसे हटाया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। मशीनों के माध्यम से हाईवे को यहाँ पर साफ किया जा रहा है। बर्फ जो जमी हुई थी उसे साइड किया जा रहा है, ताकि सेना के लिए जो राशन पहुंचाने में दिक्कतें आ रही थी वो दिक्कतें ना आए। तो मौसम का मिजाज लगातार बदला हुआ है और पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से आवागमन भी काफी बाधित हो रहा है। कई ऐसे नेशनल हाईवे हैं जो पूरी तरह से बर्फ से ढक चुके हैं। और ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी संजय कुमार मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजय, लगातार जोशीमठ में भारी बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से कई रास्ते पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। ऐसे में सेना के लिए राशन पहुंचाने में काफी दिक्कतें आ रही थी, तो अब क्या काम किया जा रहा है? किस तरह से यहाँ पर रास्ते खुलवाए जा रहे हैं? जी काजल, देखिए आपको बता दो कि जो नेशनल हाईवे बद्रीनाथ नेशनल हाईवे है ये हनुमान चट्टी से बद्रीनाथ के लिए अभी 6 महीनों की आवाजाही जो आम पर्यटकों और अन्य लोगों को से बाधित बंद रहती है, क्योंकि भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद है। लेकिन जिस तरह से माना बॉर्डर जो है हमारा सामरिक महत्व का सबसे महत्वपूर्ण बॉर्डर माना जाता है, चीन तिब्बत सीमा का महत्वपूर्ण बॉर्डर, और यहाँ पे 24 घंटे जो खाद्य आपूर्ति और सैन्य आपूर्ति सप्लाई के लिए ये मार्ग खोलना जरूरी होता है। हाल ही की बर्फबारी के बाद यहाँ पे पूरा हनुमान चट्टी से आगे बर्फ से पूरा राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया था, जिसको लगातार बीआरओ की मशीनें और जो मानव संसाधन लगे हुए हैं और कार्य बिल्कुल द्रुत गति से जारी है। जी बिल्कुल संजय, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में बर्फबारी यूं ही बरकरार रहेगी। ऐसे में बीआरओ कितनी ज्यादा अलर्ट है? क्या अलग अलग जगह पर टीमें लगाई गई हैं? जी काजुली, देखिए हनुमान चट्टी से देश का अंतिम सरहदी गांव माना है, वहां पे लगभग बीआरओ की 3 टीमें जो है अलग अलग डिपार्टमेंट बना के बर्फ हटाने में जुड़ी हुई है। और जैसे ही मौसम साफ हो रहा है, क्योंकि बर्फबारी के बीच हिमस्खलन का खतरा होता है, जैसे ही मौसम साफ हो रहा है वो दुरुस्त मशीनों के जरिए जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में मार्ग को दुरुस्त किया जा रहा है। जी बिल्कुल, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए संजय। तो जोशीमठ की तस्वीरें आप देखेंगे। बर्फबारी से नेशनल हाईवे पूरी तरह से जाम है, जिसकी वजह से आवागमन में तो दिक्कत आ ही रही है, साथ ही साथ सेना के लिए राशन पहुंचाने में काफी दिक्कतें आ रही थी। बीआरओ की टीम अलग अलग जगह पर लगी हुई है और बर्फ हटाने का काम तेजी के साथ किया जा रहा है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां एक्टिव हो रही हैं। वहीं एआईएमआईएम भी उत्तराखंड की राजनीति में दस्तक देने की तैयारी में है। इसी को लेकर डोईवाला विधानसभा में एआईएमआईएम ने एक जनसभा का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नैयर काज़मी समेत तमाम नेताओं ने शिरकत की। जहां नैयर काज़मी ने सभा को संबोधित करते हुए सभी राजनीतिक दलों पर मुस्लिम समाज की उपेक्षा का आरोप लगाया और कहा कि अब मुस्लिम समाज के लोग जागरूक हो गए हैं और अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए चुनाव मैदान में भी उतरेंगे। डोईवाला विधानसभा में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और मुस्लिम समाज के लोगों को उनका हक दिलाकर लगातार काम करती रहेगी। तो डोईवाला की तस्वीरें आप देखेंगे। विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारेगी एआईएमआईएम। विधानसभा चुनाव को लेकर डोईवाला में तरह तरह के कार्यक्रम एआईएमआईएम द्वारा किए जा रहे हैं। तो मिशन 2022 की तैयारी में एआईएमआईएम जुटी हुई है और यहां पर कई तरह के कार्यक्रम रखे जा रहे हैं। रुक करेंगे खबरों का। मसूरी देहरादून लाइब्रेरी रोड आईटीबीपी गेट के सामने 2 गाड़ियों के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक को चोट आई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मसूरी का पूरा मामला है, जहां पर 2 गाड़ियों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एक किशोर घायल हुआ है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, देर रात की तस्वीरें, जहां पर
दो गाड़ियों की आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार से दोनों गाड़ियां आ रही थी और अनियंत्रित होकर दोनों की टक्कर हो गई। इस हादसे में एक किशोर घायल हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। डोईवाला में रामनगर डांडा में राजेंद्र मनवाल के आंगन में मिले गड्ढे का कोई पौराणिक महत्व नहीं मिला, जिसके चलते तहसील प्रशासन के निर्देश पर 41 फुट गहरे रेसुमी गड्ढे का भरन किया गया, जिसके बाद मनवाल परिवार ने राहत की सांस ली है। डोईवाला की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 41 फीट गहरे गड्ढे का कोई भी पौराणिक महत्व नहीं मिला। प्रशासन के निर्देश पर गड्ढे की भराई हुई। तो डोईवाला की तस्वीरें, दरअसल यहां पर 41 फीट का गड्ढा था जिसका कोई पौराणिक महत्व नहीं मिला है। आसपास के जो लोग थे वो परेशान थे। इस गड्ढे की वजह से कोई भी हादसा हो सकता था, जिसके बाद जब कोई पौराणिक महत्व नहीं मिला उसके बाद 41 फीट गहरे गड्ढे को भर दिया गया। पहले से पता नहीं, कुछ अचानक ये गड्ढा बैठा, ट्रक ला रहे थे रूढ़ी का, अचानक बैठ गया। उसके बाद फिर दूसरे दिन गांव के आए, उन्होंने मीडिया तक बात पहुंचाई। मीडिया वालों ने सारे बात पहुंचाई, अधिकारी आ गए। उसके बाद ये जांच हुई इसकी, पूरे अधिकारी सब आए, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, कानून सब, पुलिस वाले भी आए, रानीपुर थाना से। मीडिया वालों ने ये बात सारे तो जांच हुई, तो जांच में कुछ पता चला जांच किस में कोई पौराणिक महत्व तो नहीं है इसका? कुछ पता नहीं चला था। अच्छा। लालकुआं में बनाए गए पशु चिकित्सालय की बिल्डिंग काफी जर्जर हालत में है। वहीं कई दशकों पुरानी इस इमारत का रखरखाव भी ठीक तरह से नहीं हो रहा, जिसके चलते इमारत की हालत और भी खराब हो गई है। दरअसल इस पशु चिकित्सालय की इमारत को 1957 में बनाया गया था, लेकिन उसके बाद इमारत का रखरखाव न होने की वजह से अब यहाँ की हालत बेहद बर्बर हो चुकी है। दूसरी तरफ अधिकारियों का भी ध्यान इस इमारत की तरफ नहीं जा रहा। लालकुआं की तस्वीरें, जहां पर जर्जर हालत में है पशु चिकित्सालय। दशकों पुरानी बिल्डिंग की हालत खराब हो गई है। 1957 में इस बिल्डिंग का निर्माण कराया गया था, लेकिन देखरेख ना होने की वजह से ये भवन पूरी तरह से जर्जर हालत में है। हरिद्वार के मेयर के पति अशोक शर्मा का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में अशोक शर्मा अधिकारी को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जानकारी के मुताबिक अमृत योजना के अधिकारी संजय सिंह को अशोक शर्मा धमका रहे हैं। वहीं अशोक शर्मा इलाके के बीजेपी मंत्री के पीआरओ के हिसाब से कार्य कराने का आरोप लगाकर सीधे मुख्यमंत्री तक जाने की बात भी कह रहे हैं। इसके अलावा अशोक शर्मा अधिकारी को बंधक बनाने और मुंह काला करने की धमकियां भी देते हुए नजर आ रहे हैं। तो हरिद्वार की तस्वीरें, जहां पर मेयर के पति की धमकियां सामने आई हैं। अधिकारी को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। मेयर के पति अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो के आधार पर लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। हरिद्वार का ये पूरा मामला है जहां पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं मेयर के पति और यहां पर अधिकारियों को धमकाते हुए भी नजर आ रहे हैं।